बैलेंस ऑफ पेमेंट सीरीज के इस 5वें सेशन में आपका स्वागत है। अपने लास्ट वीडियोज में हमने प्रश्न उठाया था भुगतान संतुलन खाते के विरोधाभास के बारे में, और उस कंटेक्स्ट में हमने इंडिकेट किया था कि पिछले 2 वर्षों के दौरान अगर आप देखें तो भुगतान संतुलन की स्थिति भारत में बिगड़ती हुई दिखाई पड़ती। 2024-25 में 5.1 बिलियन का जो है नेट आउटफ्लो दिखता है फॉरेन करेंसी का, और 2025-26 में यह नेट आउटफ्लो बढ़कर 30.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाता है। और विरोधाभास यह है, कंट्राडिक्शन यह है कि हमारा सर्विसेज ट्रेड सरप्लस है, दैट इज मोर देन 200 बिलियन डॉलर, दैट इज नियर अबाउट 220 बिलियन डॉलर के आसपास का हमारा सर्विसेज ट्रेड का सरप्लस है। 213 बिलियन डॉलर से अधिक का, 14 बिलियन डॉलर का। नंबर 2, रेमिटेंसेज का इनफ्लो 137 से 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर है। नंबर 3 अगर आप जाकर के देखें, एफडीआई का इनफ्लो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है हमारे यहां। नंबर 4 अगर आप जाकर के देखें, इन विजिबल्स आइटम्स के कंटेक्स्ट में देखें, हमारा इनफ्लो 220 बिलियन डॉलर के सरप्लस में है। इसके बावजूद अगर आप जाकर के देखें भुगतान संतुलन खाता हमारा दबाव महसूस कर रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? यहां पर अगर आप देखें तो अगर भुगतान संतुलन खाता दबाव महसूस कर रहा है तो 2 ही रीजन हो सकते हैं। या तो चालू खाते के कारण वह दबाव महसूस कर रहा हो, करेंट अकाउंट के कारण, या वह कैपिटल अकाउंट के कारण महसूस कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों के कारण दबाव महसूस कर रहा हो। लेकिन हमें यह देखना होगा कि अगर यह प्रेशर दोनों स्तरों पर दिखाई पड़ता तो रियल प्रेशर कहां से जनरेट हो रहा। इस क्रम में अगर आप जाकर के देखें तो आज जो हमारी आपके साथ चर्चा हो रही है, उस चर्चा के क्रम में 2 बातें मैं बतलाने जा रहा। यह प्रेशर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वह करेंट अकाउंट के कारण भी हो रहा है और वह कैपिटल अकाउंट के कारण भी हो रहा है। लेकिन दूसरी बात जो कहना चाहूंगा कि ट्रेडिशनली देखें, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंट अकाउंट के कारण प्रेशर फील करता था, और करेंट अकाउंट के उस प्रेशर को, उस डेफिसिट को कैपिटल अकाउंट कंपनसेट करने की स्थिति में होता था। आज की परिवर्तित स्थिति में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि हमारा करेंट अकाउंट बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड है। अगर आप जाकर के देखें तो करेंट अकाउंट डेफिसिट के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो 2023-24 में यह जीडीपी के 0.7% के स्तर पर था, करीब करीब 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास का घाटा था। 2024-25 में अगर आप देखें तो यह जीडीपी के 23.3% बिलियन के स्तर पर था, दैट वाज जीडीपी के 0.6% के स्तर तक। 2025-26 में देखें तो यह 30.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर करेंट अकाउंट डेफिसिट था, जो करीब करीब 0.9% ऑफ जीडीपी। और यहां पर मैं यह बतला दूं कि अगर हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 1% से कम के स्तर पर है तो वह मैनेजेबल है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करेंट अकाउंट का डेफिसिट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है उस तरीके से जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कैपिटल अकाउंट पर। क्योंकि अब तक होता था करेंट अकाउंट के डेफिसिट को कैपिटल अकाउंट कंपनसेट करने की स्थिति में होता था। लेकिन अभी के परिदृश्य में अगर आप जाकर के देखें तो कई फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। जैसे करेंट अकाउंट में अगर आप जाकर के देखें तो करेंट अकाउंट में जो फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित करता दिखाई पड़ता है वह है बढ़ता हुआ व्यापार घाटा। हमारा जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, वह लगातार बढ़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 अगर आप जाकर के देखें
तो अगर रेमिटेंसेज का इनफ्लो लगातार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं रेमिटेंसेज का जो आउटफ्लो बढ़ रहा है वह उस प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने में हेल्पफुल है। तीसरा, अगर आप जाकर के देखें करेंट अकाउंट डेफिसिट, यद्यपि यह उतनी बड़ी समस्या नहीं है लेकिन समस्या बनी हुई है। चौथा कंटेक्स अगर आप देखें, भले ही हमारे यहां एफडीआई का इनफ्लो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है लेकिन आंकड़े बतला रहे हैं कि नेट एफडीआई मतलब एफडीआई इनफ्लो एंड एफडीआई आउटफ्लो दोनों का डिफरेंस नेट एफडीआई को बतलाता। नेट एफडीआई में लगातार कमी आ रही है। नंबर 4, एफडीआई का आउटफ्लो बढ़ रहा है। और नंबर 5 जो कहना चाहूंगा, एक टर्म यूज होता है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको जो प्रॉफिट और डिविडेंड प्राप्त हो रहा उसको वो री इन्वेस्ट करने के बजाय उसे वापस लेकर के जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो रिपैट्रिएशन का बढ़ता हुआ फ्लो ट्रेंड भी वह इसके लिए जिम्मेवार है। नंबर 1 फैक्टर अगर आप जाकर के देखें, अगर आप मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट को देखेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न के जोन हैं, अगर आप मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट को देखेंगे तो हमारा जो मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट है वह वर्ष 2024-25 में 283.5 बिलियन के स्तर पर था, लेकिन 2025-26 में अगर आप देखें तो इसमें करीब करीब 50 बिलियन का इंक्रीज दिखाई पड़ता। और 50 बिलियन का यह इंक्रीज जो है वह कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट पर एक प्रेशर बिल्डअप करता हुआ आता। इसके पीछे अगर आप जाकर के देखें तो थोड़ा सा मैं एनालाइज करना चाहूंगा, और एनालाइज यह करना चाहूंगा कि अगर आप एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट को देखें और अगर आप इंपोर्ट ग्रोथ रेट को देखें तो पिछले 2 वर्षों से 2024-25 में भी देखेंगे हमारा एक्सपोर्ट 437.7 बिलियन के स्तर पर रहा, नियर अबाउट उसी स्तर पर जिस स्तर पर हमारा एक्सपोर्ट 2023-24 में था। 2025-26 में भी अगर एक्सपोर्ट को देखें तो हमारा एक्सपोर्ट लगभग उसी स्तर पर रहता है, 441.8 बिलियन के स्तर पर होता, 0.9% का मामूली इंक्रीज होता। तो पिछले 3 वर्षों से जहां हमारा एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है, वहीं पर अगर आप जाकर के देखें तो हमारा इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। 2024-25 में हमारा इंपोर्ट बढ़ करके 721 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाता, और 2025-26 में हमारा इंपोर्ट 774.98 बिलियन, आप कह सकते हैं 775 बिलियन के स्तर पर पहुंच जाता, और 54 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट में वृद्धि होती है। और इंपोर्ट का ग्रोथ रेट 7.5, इंपोर्ट में 7.5% का इंक्रीज होता। इसी के कारण अगर आप जाकर के देखें तो चूंकि एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है और इंपोर्ट में लगातार वृद्धि हो रही है, इसके कारण आप देखेंगे हमारा व्यापार घाटा जो है वह लगातार बढ़ रहा है। वह चालू खाते पर भी प्रेशर को बिल्डअप कर रहा है, और चालू खाते पर प्रेशर को बिल्डअप करने के साथ वह कहीं ना कहीं जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम समग्र व्यापार घाटा की बात करें, टोटल ट्रेड डेफिसिट की बात करें, क्योंकि अभी जो व्यापार घाटे की बात की वो मर्केंटाइज ट्रेड के संदर्भ में, अब जिस व्यापार घाटे की बात कर रहा हूं वो मर्केंटाइज एंड सर्विसेज ट्रेड दोनों के कंटेक्स्ट में। तो आप अगर जाकर के देखें 2024-25 में हमारा जो मर्केंटाइज कुल व्यापार घाटा था 94.66 बिलियन के स्तर पर था, और अगर आप जाकर के देखें 2025-26 में हमारा जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है वह बढ़कर के 119.9 बिलियन के स्तर पर पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि हमारे व्यापार घाटे में जो यह वृद्धि है करीब करीब समग्र व्यापार घाटे में 25 बिलियन के आसपास का इंक्रीज दिखाई पड़ता, और इस इंक्रीज के लिए कहीं ना कहीं मर्केंटाइल ट्रेड डेफिसिट जिम्मेवार है। नंबर 2। नंबर 3, फिर हमें यहां से आगे बढ़ें तो अगला जो डायमेंशन उभर करके आता वह क्या है, अगर और यहां पर भी अगर समग्र व्यापार घाटा के कंटेक्स्ट में भी अगर आप जाकर के देखें
तो आप यह पाएंगे जहां एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट 6% के स्तर पर रहा है और वहीं पर इंपोर्ट ग्रोथ रेट 7.4% के स्तर पर रहा है। और यह बात मैं मर्केंटाइज और सर्विसेज दोनों ट्रेड के कंटेक्स्ट में कह रहा हूं, दोनों मिलाकर। और चूंकि परसेंटेज के फॉर्म में यह गैप उतना आपको नहीं दिखेगा, परसेंटेज के फॉर्म में यह गैप आपको उतना नहीं दिखेगा जितना यह गैप इंपैक्ट के स्तर पर आपको दिखेगा 25 बिलियन का। इसके पीछे रीजन यह है कि हमारे एक्सपोर्ट का बेस लोअर है और कंपैरेटिवली इंपोर्ट का बेस लार्जर है, इसलिए इंपैक्ट जो है वह यहां पर डेफिसिट के कंटेक्स्ट में आपको लार्जर दिखाई पड़ता, डेफिसिट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला जो डायमेंशन उभर करके आता, ये अभी तक मैंने मर्केंटाइज ट्रेड की बात की, उसके कंटेक्स्ट में मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट की बात की, फिर मैंने आपके साथ चर्चा की मर्केंटाइज एंड सर्विसेज ट्रेड और उस कंटेक्स्ट में डेफिसिट की बात की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेंड की बात की। तीसरा फैक्टर आता है रेमिटेंसेज का आउटफ्लो, और रेमिटेंसेज के आउटफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाकर के देखें तो मैं यहां पर बतलाना चाहूंगा कि जहां 2023-24 में रेमिटेंसेज का आउटफ्लो 31.7% के स्तर पर रहा, वहीं पर 2024-25 में इसमें मामूली गिरावट दिखाई पड़ती, 29.56 बिलियन के स्तर पर रहता, और 2025-26 में भी यह 28.9 बिलियन के स्तर पर रहता। तो कहीं ना कहीं नेट रेमिटेंसेज इनफ्लो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद अगर आप जाकर के देखें तो नेट रेमिटेंसेज इनफ्लो जो है वह रेमिटेंसेज आउटफ्लो के कारण न्यूट्रलाइज होता हुआ दिखाई पड़ता। तो यह कहीं ना कहीं रेमिटेंसेज के इनफ्लो के कारण जो बेनिफिट होते उसको आउटफ्लो न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो अगला जो डायमेंशन उभर करके आता, ओवरऑल अगर आप चालू खाते के डेफिसिट की बात करें, करेंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, तो 2025-26 के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें आपको स्थिति क्या दिखाई पड़ती, ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यहां पर प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे 2020-21 में हमारा करेंट अकाउंट जो है सरप्लस की स्थिति में था, और यह सरप्लस करीब करीब 0.6 बिलियन अर्थात जीडीपी के 0.1% के स्तर पर था। अब अगर यहां से आगे की बात करूं कैपिटल अकाउंट के कंटेक्स्ट में मैं आऊं तो हमें यह देखना है एफडीआई का इनफ्लो रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन हमें देखना है एफडीआई के आउटफ्लो का ट्रेंड क्या है। जब आप एफडीआई के आउटफ्लो के ट्रेंड को देखेंगे तो 2023-24 में आप देखेंगे 16.7 बिलियन का आउटफ्लो होता, लेकिन अगर आप जाकर के 2024-25 में देखें तो यह आउटफ्लो इस आउटफ्लो में करीब करीब 69% का इंक्रीज दिखाई पड़ता, और आरबीआई का जो अपडेटेड आंकड़ा आया है उसमें यह इंक्रीज 75% का दिखाई पड़ता। अर्थात 2024-25 में एफडीआई के बहिर्प्रवाह में तीव्र वृद्धि दिखाई पड़ती, और कमोबेश अगर आप जाकर के देखें 2025-26 में भी वृद्धि का यह ट्रेंड जो है वह डोमिनेट होता दिखाई पड़ता। करीब करीब 18% के इंक्रीज के साथ यह 33.3% के बिलियन के स्तर पर पहुंच जाता है। तो एफडीआई के इनफ्लो के कारण जो बेनिफिट होता वह बेनिफिट एफडीआई के जो है तीव्र आउटफ्लो के द्वारा न्यूट्रलाइज होता हुआ आता। अगला फैक्टर अगर आप जाकर के देखें रिपैट्रिएशन, और रिपैट्रिएशन कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा अपने डिविडेंड या अपने प्रॉफिट को वापस अपने देश ले जाना। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो 2023-24 में अगर आप जाकर के देखें तो 2023-24 में आप पाएंगे लगभग 44.5 बिलियन का रेप्रिटिएशन होता है। 2024-25 में अगर आप जाकर के देखें तो इसमें 15% का इंक्रीज आपको दिखाई पड़ता, और वह 51.5% के स्तर पर पहुंच जाता। 2025-26 में देखेंगे 3.7% का इंक्रीज होता, और यह 53.4 बिलियन के स्तर पर पहुंच जाता। मतलब यह कि एफडीआई का आउटफ्लो भी बढ़ रहा है और विदेशी निवेशकों के द्वारा लाभ और लाभांश की वापसी की प्रक्रिया भी तेज हो रही है, और ये दोनों चीजें मिलकर के एफडीआई के नेट इनफ्लो को प्रभावित करती हुई आती हैं। अगर एफडीआई के नेट इनफ्लो के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो आप यह देखेंगे कि
जहां 2023-24 में एफडीआई का नेट इनफ्लो $10 बिलियन के स्तर पर था, 2024-25 में अगर आप जाकर के देखें तो यह 1 बिलियन से नीचे के स्तर पर रह जाता। यद्यपि 2025-26 में देखेंगे यह $7.7 बिलियन के स्तर पर होता है। लेकिन अगर आप नेट एफडीआई इनफ्लो को करेंट अकाउंट के बढ़ते हुए डेफिसिट के सापेक्ष में देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि एफडीआई के नेट इनफ्लो में गिरावट आ रही है। सवाल यहां पर रुक करके समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत यह है कि आखिर तमाम कोशिशों के बावजूद हम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आखिर एफडीआई के नेट इनफ्लो में गिरावट आ रही है तो इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? तो यहां 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। अभी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आ रही है, उस समस्या के मूल में अगर आप जाकर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मौजूद है। अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की मौजूदगी की अगर व्याख्या करनी हो तो 2 चीजों की ओर मैं इशारा करना चाहूंगा, 2-3 चीजों की ओर। नंबर 1, अगर आप देखें, आप इंडिया के इंपोर्ट बिल को देखें, व्हाई इंडियन इंपोर्ट बिल इज हायर, तो उसके पीछे 3 रीजन दिखाई पड़े। नंबर 1, अगर आप जाकर के देखें तो हम जिन मदों का आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे आप ये पाएंगे कि उन इंपोर्ट का नॉन फ्लेक्सिबल नेचर है, अलोचशील प्रकृति है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी नीड्स और रिक्वायरमेंट के लिए हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट के ऊपर, और वो हमारे इंपोर्ट का एक महत्वपूर्ण मद है। नंबर 2, अगर आप जाकर के देखें तो उसका रीजन आपको दिखाई पड़ेगा, हम जिन चीजों का इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी री एक्सपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे हम गोल्ड की बात कर लें, चाहे हम फार्मास्यूटिकल आइटम्स की बात कर लें, चाहे हम ऐसे इंपोर्ट की कैटेगरी में मशीनी उपकरण को भी हम रख लें, इनकी एक्सपोर्ट में अहम भूमिका है। तीसरी चीज अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर परफॉर्म कर पाने में असमर्थ है। भले माहौल हम जितना बना लें, कभी मेड इन इंडिया की बात करके, कभी हम मेक इन इंडिया की बात वहां पर कर लें, कभी हम स्टार्टअप इंडिया की बात कर लें, कभी हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात कर लें, कभी हम मुद्रा की बात कर लें, लेकिन आज भी अगर आप देखें हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान जो है उसी 16-17% के आसपास के स्तर पर दिखाई पड़ेगा, और अपडेटेड आंकड़ा जो है 40% कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जीडीपी में। इसका मतलब यह है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं, पहली बार हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट जो है $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। यह करीब करीब मुझे लग रहा है 106 या 116 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट। और चौथी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर आप जाकर के देखें, भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, लेकिन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के बावजूद और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने की तमाम दावों के बावजूद एडिबल ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाद्य तेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आयात पर हमारी निर्भरता कम नहीं हुई है, आयात पर हमारी निर्भरता लगातार बढ़ रही है। और यही बातें फर्टिलाइजर नीड्स और रिक्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में भी कही जा सकती हैं। तो ये जो हमारे ट्रेडिंग इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट है, और इसके कारण हमारा जो ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर है उसमें जो स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट उभर करके सामने आ रहा, यह भुगतान संतुलन पर बढ़ते हुए दबाव का एक महत्वपूर्ण कारण है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जाकर के देखें कैपिटल अकाउंट के कंटेक्स्ट में बात करूं तो कैपिटल अकाउंट का फ्लो 2 चीजों से प्रभावित होता है, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर में जो एक्सटर्नल रीजन्स होते वो अहम होते, पुल फैक्टर में अगर आप जाकर के देखें इंटरनल रीजन्स अहम होते। अगर 2005 से 2025-26 तक की बात करूं तो 2005 से 10 के बीच की अवधि जो थी वहां पर पुल फैक्टर काम कर रहा था, लेकिन 2010 के बाद से आज तक अगर आप देखें तो विदेशी निवेशकों का भारत में निवेश के प्रति आकर्षण जो है वह पुल फैक्टर के कारण नहीं है, वह पुश फैक्टर के कारण है। अर्थात इंडियन इकोनॉमी में
ऐसे अट्रैक्शन मौजूद नहीं है जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके। इसकी तुलना जो है अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड पर क्या उनको यील्ड मिल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में उनको रिटर्न क्या मिल रहा है, ये चीजों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। और पिछले कुछ समय से देखें तो आप यह पाएंगे कि इंटरेस्ट रेट का जो गैप था अमेरिकन मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट का और इंडिया के बीच, वो गैप लगातार कम होता चला गया। और उस गैप के कम होने का मतलब है भारत में निवेश करने के जो इंसेंटिव थे वो इंसेंटिव लगातार कम होते चले गए। और दूसरी बात देखेंगे, जैसे अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड ने बेटर यील्ड देना शुरू किया, वैसे ही दो चीजें होती हैं, एक फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो प्रभावित होता है और दूसरा भारत से फॉरेन कैपिटल के आउटफ्लो की प्रक्रिया तेज होती है और यह नेट एफडीआई इनफ्लो को प्रभावित करता हुआ आता। तो इस लार्जर कंटेक्स्ट में आप इस चीज को देख सकते हैं और इसलिए यह समस्या ड्यू टू पूंजीगत खाते के कारण है और कैपिटल अकाउंट के कंटेक्स्ट में इनफ्लो और आउटफ्लो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहीं ज्यादा एडवर्सली प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा पिछले कुछ वर्षों के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड में देखें। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मनी या जिसे हॉट मनी भी कहा जाता, जो इमीडिएट बेनिफिट को प्राथमिकता देती है, जो फ्लोटिंग होता, जहां ज्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना होती, इसका मूवमेंट उसकी तरफ होता, जब तक बेनिफिट मिलता तब तक फ्लो बना रहता, जैसे रिस्क लगते हैं तुरंत वापस भागने की प्रवृत्ति होती। आप अगर देखें तो मैं रेफर करना चाहूंगा पिछले 2 वर्षों के दौरान 2025-26 में अगर आप जाकर के देखें तो एफपीआई का आउटफ्लो जो है 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। 2024-25 में देखें एफडीआई का जो एफपीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो आउटफ्लो है 14.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर है, जबकि अगर 2023-24 के कंटेक्स्ट में देखें तो यह 41.6 के सरप्लस में था। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो निवेशकों की भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका कॉन्फिडेंस जो है वह कमजोर पड़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि भारत से बाहर उन्हें ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहे, इसलिए न केवल एफपीआई का इनफ्लो प्रभावित हो रहा है बल्कि आउटफ्लो की प्रक्रिया भी तेज हो रही। इसको अगर 2026 के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो जब आप 2026 के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अकेले ईरान क्राइसिस के बाद अगर आप जाकर के देखें तो अकेले मार्च 2026 में 13.3 बिलियन पोर्टफोलियो निवेश की वापसी हुई। अप्रैल 2026 में अगर आप जाकर के देखें तो 6.5 बिलियन पोर्टफोलियो निवेश की वापसी हुई है, जबकि मई 2026 में देखेंगे 3.95 बिलियन का सरप्लस रहा है। ओवरऑल अगर बात करूं तो जनवरी से मई के दौरान, जिस दौरान देखेंगे रुपया करीब करीब 8% कमजोर हुआ है, इस दौरान देखें 19.2 बिलियन पोर्टफोलियो निवेश की वापसी हुई है और इसने कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी के आउटफ्लो की प्रक्रिया तेज की है और इस आउटफ्लो के कारण अगर आप जाकर के देखें तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर प्रेशर जो है वह लगातार बढ़ता चला गया। तब मैंने आपको यह बतलाया अब तक कि क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के कंटेक्स्ट में पॉजिटिव अगर चीजें हैं तो कहां पर हैं, निगेटिव अगर चीजें हैं तो कहां पर हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखें, भले ही आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व 681 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास के स्तर पर हो या करीब करीब 11 महीने के इंपोर्ट नीड्स और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की स्थिति में हो, सामान्य स्थिति में यह इस फॉरेक्स रिजर्व को, साइज ऑफ फॉरेक्स को जो है बेहतर माना जा सकता, लेकिन क्राइसिस मोमेंट में यह फॉरेक्स रिजर्व जो है वह बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट करने की स्थिति में नहीं है। और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, आने वाले समय में यह उम्मीद जताई जा रही है कि 2026-27 में करेंट अकाउंट डेफिसिट के 3% के स्तर पर पहुंचने की संभावना है और करेंट अकाउंट डेफिसिट करीब करीब 60 से 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के घाटे में होगा। तो यह स्थिति
आने वाले समय में फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर को और बिल्डअप कर सकती है, और अगर रुपया और कमजोर होता है तो स्थिति और खराब हो सकती है। तो इसके कंटेक्स्ट में मैंने डिप्रिसिएटिंग रूपी को इंटरप्रेट करने की कोशिश की, उसके माध्यम से बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के डिफरेंट डायमेंशन को आपके साथ डिस्कस किया। अब आगे के सेशन में दो चीजों को मुझे डिस्कस करना है। एक, फॉरेन ट्रेड के कंटेक्स्ट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में क्या स्थिति है जहां से प्रश्न पूछे जाते, चाहे टॉप 5 एक्सपोर्ट सोर्स हो, टॉप 5 इंपोर्ट सोर्स हो, टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हो, टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स हो, और टॉप 5 इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग आइटम्स हो। इसके कंटेक्स्ट में डिटेल्स की चर्चा करेंगे, और फिर इसी के कंटेक्स्ट में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए पहलुओं की भी चर्चा करेंगे कि सोर्स, डेस्टिनेशन, सेक्टर वाइज पोजीशन क्या है, क्योंकि प्रश्न यहीं से वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के सेशन के लिए इजाजत दीजिए। हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।